तो ये आइसोलेशन की निशानी तो ये है कि उनके साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में 2-3 कंट्रीज़ क्लियरली खड़े नज़र आए, हमारे साथ क्लियरली एक भी कंट्री खड़ा नज़र नहीं आया। देखिए ऐसा है सर कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आसिफ मुनीर का एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। वो कहते हैं कि हम इंडिया की 13 लाख फ़ौज से नहीं डरते, ये 4 बंदे जो बलूचिस्तान में वो कर रहे हैं, इनसे हम कैसे घबरा सकते हैं? जब ये यूक्रेन वॉर चल रही थी तो रशिया ने कहा कि इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक मूलभूत बदलाव आया और ये अपने आप में भारत उससे चौंक गया क्योंकि भारत आई वाज़ लिस्टनिंग टू एर्दोगान जो वहाँ के टर्की के, उनको किसी ने सवाल किया कि इससे यहाँ पर पर्यटन का नुकसान होगा क्योंकि इंडिया से पर्यटन काफ़ी आता है और उन्होंने ये कहा व्हिच आई हर्ड मायसेल्फ उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल चीज़ों को वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो हमारा ब्रदर कंट्री हम उसके साथ खड़े हैं। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है इस प्रोग्राम का। इससे पहले भी हम एक वीडियो इसी प्रोग्राम की अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें, फिर इस वीडियो के ऊपर आएँ, तभी आपको असल कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा इस प्रोग्राम का। तो दरअसल दोस्तों, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि इंडिया का एक बहुत पक्का दोस्त होता था जिसका नाम था सोवियत यूनियन, जो बाद में फिर रशिया बन गया। ये इंडिया का इतना पक्का दोस्त था कि इंडिया के खिलाफ जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में करारदादें पेश की जाती थी, ये उनको वीटो किया करता था। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया के खिलाफ करारदादें थी, उनको भी वीटो किया करता था। इतनी पक्की दोस्ती थी। आज जितनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ कर रहा है, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी इनको रशिया से मिली है। जिस मिसाइल के ये तारीफें करते नहीं थकते, ब्राह्मोस, वो भी रशिया के एक मिसाइल की कॉपी है। ये टेक्नोलॉजी इनको रशिया से मिली है। इसके अलावा इनके Su-30 MK फाइटर जेट रशिया के हैं, मिग रशिया के हैं, बहुत सारे इनके जो नेवी के एसेट्स हैं वो भी रशिया के हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको रशिया से मिली हैं। आर्मी के टैंक अगर ले लें तो वो भी रशिया के हैं। तो टोटल टेक्नोलॉजी इनकी जो मिलिट्री की है वो रशिया से आई है। रशिया ने ही इनको वो तमाम वेपन दिए हैं। तो इतनी इनकी दोस्ती थी रशिया से। 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को दो टोटे पाकिस्तान हुआ, तो उस वक्त भी इनको रशिया का साथ हासिल था इंडिया को, और रशिया की वजह से ही ये सब कुछ हो सका। अगर रशिया उस जंग में शामिल ना होता तो शायद आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते। तो यहाँ तक इनकी दोस्ती थी। तो अब जी इनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में तब्दील होती जा रही है, और वो क्यों होती जा रही है ये इस प्रोग्राम में भी आपको सुन के पता चलेगा। और मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल बात ये हुई है कि जिस इंडिया के लिए रशिया जो था वो हर जगह पे खड़ता था, हर जगह पे उसके आगे आ जाता था उसके दुश्मन के खिलाफ, तो उसी रशिया को जब जरूरत पड़ी इंडिया की, तो मोदी ने जाके यूक्रेन के साथ सदर ज़ेलेंस्की के साथ जफियाँ डालना शुरू कर दी। आपको पता होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का मामला बना था तो मोदी जाके उसको ज़ेलेंस्की को जफियाँ डाल रहा था। फिर इसके बाद जो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, उसको जाके जो नरेंद्र मोदी है वो जफियाँ डाल रहा है, और जो रशिया की पॉलिसी है उसके उल्टे चल के अमेरिका के साथ मिल रहा है। और इसके अलावा जो भी ब्रिक्स का इजलास होना है, मैं अभी आपको ब्रिक्स की भी तफसील बता रहा हूँ। तो ब्रिक्स के इजलास में जी अभी उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम जो तमाम मुल्क हैं ब्रिक्स के, अब इन्होंने लोकल करेंसी में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू करना है। तो जब ये फैसला किया है ब्रिक्स ने, तो इंडिया भी उसका एक रुकन है, बल्कि जो ब्रिक्स में आई है वो इंडिया का ही है। तो इंडिया ने उधर भी कन्नी कतराई है और उसने कहा है कि मैं अपनी करेंसी में तजारत करने का इरादा नहीं रखता, यानी कि डॉलर के खिलाफ खड़ा ही नहीं होना चाहता। यानी कि जो मोदी है वो डॉलर के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता, अमेरिका के साथ जाना चाहता है। तो आप इस तमाम सूरत हाल में रशिया ने यह अंदाज़ा लगा लिया है कि किस हम खुदू बंदे के साथ खड़े थे, कि जब हम इसके ऊपर मुश्किल आती थी तो हम इसके साथ होते थे, लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल आई है तो ये हमारे मुखालफों के साथ जाके खड़ा हो गया है। तो इस वजह से जी रशिया इनसे दूर हो रहा है।
और पाकिस्तान में रशिया की सरमायाकारी भी आ रही है स्टील मिल में। अभी उसके ऊपर पहले हमारी वीडियोस मौजूद हैं। तो इसके अलावा चाइना और रशिया का जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, और जब रशिया को मुश्किल पड़ी है तो चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। तो इसलिए चाइना और रशिया एक हैं, और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तो आपको पता ही हैं। तो इसलिए रशिया ने अब इंडिया की बजाय पाकिस्तान को चूज़ कर लिया है, और खित्ते में ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन चुका है, बनने जा नहीं रहा बल्कि बन चुका है हकीकी तौर पर, और बहुत जल्द इसके असरात भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल जी चले ज़रा देखें कि किस तरह मोदी ने इंडिया की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है। इसी के ऊपर हमारी ये सीरीज़ है। तो चले एक बार इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने एक फेसबुक का पेज भी बना लिया है। अगर आप फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं तो लिंक इस पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा मेरे पेज का, तो आप उधर से जाके मेरे उस पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम जो लेटेस्ट अपडेट हैं उधर भी मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जी इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। बलूचिस्तान तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा ही है, लेकिन अचल जी रशिया भी हमारे साथ एक गेम खेलता है आज की डेट में, उसको भी पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है। और मुझे हैरानी तब हुई कि जहां पर ये भारत ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर बनाने की बात की हुई है, जहां पर वो वाया इसराइल से होके तुर्की को बाईपास करके ग्रीस होके जाता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा कॉरिडोर बना हुआ था जो चल रहा है सफलतापूर्वक, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, जो भारत से ईरान के चबहार में जाता है और फिर ऊपर वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ रशिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी कामयाब भी है वो। अचानक से बीच में अभी कुछ महीने पहले जब ये बात यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो रशिया ने कहा कि इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक मूलभूत बदलाव आया, और ये अपने आप में भारत उससे चौंक गया, क्योंकि भारत ने ईरान का पोर्ट चबहार यूज करके उसका नया ट्रेड कॉरिडोर बनाया था, लेकिन रशिया के द्वारा पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को उसमें इंक्लूड किए जाना एक किस्म से भारत की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती हुई नजर आ रही हैं। और सबके अपने सामरिक हित होते हैं, लेकिन शायद भारत की ओर से जैसे कि कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो सहयोग मिलना चाहिए था वो उनको मिलता हुआ नजर नहीं आता है। जितना ब्लेटेंट इंटरफेरेंस पाकिस्तान का कई बार हिंदुस्तान के मसलों में होता है, उस टाइप का हमने इंटरफेरेंस बलूचिस्तान के नाम पर कभी भारत की ओर से विदेश नीति में अदरवाइज होते हुए नहीं देखा है। राकेश जी, एक एक मिनट की 1.5 मिनट की टिप्पणी देंगे बस। जी देखिए, अभी सुजाता जी ने बात कही हमारी कूटनीति और विदेश नीति को लेकर के, जो मौजूदा सरकार की नाकामी है उसकी वजह से समस्याएं जटिल हो रही हैं। बलूचिस्तान के मामले में भी आप ये देखें, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा कि कांग्रेस की भी सरकार इतने लंबे समय तक देश में रही, लेकिन उसकी भी कोई स्पष्ट नीति बलूचिस्तान को लेकर के सामने नहीं है। और जो मोदी सरकार है 11 साल से, इसने तो बलूचिस्तान को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में अपने समर्थकों को, अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए, चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया। नारा 2016 में दिया गया, बलूचिस्तान के साथ है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान को जिस ढंग से, बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन को जिस ढंग से भारत को मानवीय आधार पर और दूसरे आतंकवादी जो उसका सोच है उसके आधार पर जो समर्थन देना चाहिए था अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, वो नहीं दिया। और दुर्भाग्य तो ये है, आप अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो मुझे याद आता है कि अमेरिकी कांग्रेस ने भी इस मौजूदा सरकार को, मोदी जी को पत्र लिखकर कहा था कि वो बलूचिस्तान के मामले में थोड़ा खुलकर आए, और वहाँ की जो शोषित जनता है, वहाँ हजारों लोग गायब हो गए हैं, हजारों लोगों की हत्याएं हो गई हैं, मानवाधिकारों को वहाँ हनन हो रहा है, तो भारत की सरकार कुछ बोले, कुछ सोचे। लेकिन भारत की सरकार ने हमेशा बलूचिस्तान के मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाया है। अभी भी मौका है कि अगर भारत की सरकार बलूचिस्तान के मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे, तो हो सकता है कि जिस ढंग से भारत को ब्लैकमेल चाहे रूस कर रहा हो, चाहे चीन कर रहा हो, चाहे अमेरिका कर रहा हो, थोड़ा सा उन पर दबाव बने। लेकिन भारत कहने को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, कहने को विश्वगुरु बन गया है, लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर गुड़ खाकर बैठा हुआ है, और इससे भारत को कोई लाभ होने वाला नहीं है, लगातार नुकसान होगा। क्यों, देखिए चीन का दखल जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 70-80 साल में लगातार बलूचिस्तान पर बढ़ा, बल्कि उसको तो उसने अपना एक
प्रांत ही बना लिया है। संप्रभुता पाकिस्तान की वहां दिखाई नहीं देती, वहां सुरक्षा का इंतजाम जो है वो चीनी सेना कर रही है। पाकिस्तान वाले तो कर रहे हैं आप और निपटाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से बलूचिस्तान की जनता आजादी के लिए बेचैन है, पिछले दिनों आपने देखा पूरी जाफर एक्सप्रेस को किडनैप कर लिया था वहां की BLA ने, BRA, जितने भी द्रोही गुट हैं सबने मिलके, तो उन्हें समर्थन की जरूरत है और वो कुचले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर की स्थिति या कश्मीर से उसकी तुलना बलूचिस्तान की नहीं हो सकती। तो अगर आप विश्वगुरु बने हैं तो कम से कम कुछ नहीं है तो मानवाधिकार के आधार पर तो बलूचिस्तान के लोगों का इमदाद करें, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज राजनीति को लेकर होती है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से उसका कोई मतलब है नहीं। जी, खालिद साहब के पास आता हूँ। वैसे तो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेसिस काफी हैं, खासतौर से चगाई 1 और चगाई 2 तो वहीं से निकल के आते हैं। तो कई मामलों में बलूचिस्तान रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करता है जो भी है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान तो एक पतला सा कंट्री बच जाता है, केरला की तरह बिल्कुल। तो उसके बाद तो फिर उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि इसमें जो भी आप ऐड करना चाहें। जी जी सिचुएशन जी। इतनी मतलब अच्छी नहीं है प्लीज वहां भी और देखिए हमारी से भी सर। देखिए ऐसा है सर कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आसिफ मुनीर का एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। वो कहते हैं कि हम इंडिया की 13 लाख फौज से नहीं डरते, ये 4 बंदे जो बलूचिस्तान में वो कर रहे हैं, इनसे हम कैसे घबरा सकते हैं? इनको हम बिल्कुल वो कर देंगे, और वहां पर ये हो भी रहा है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में बलूचिस्तान को अपने से अलग होता सोच नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के फिर बलूचिस्तान अलग नहीं होगा, फिर तो 4 टुकड़े होंगे। तो वो इसलिए, और फिर मैं और आपको एक बात बताता हूँ कि अभी कल ही पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का समझौता हुआ है, ओनली स्ट्रेटेजिक। तो मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है विश्व के मंच के ऊपर। तो ये आइसोलेशन की निशानी तो ये है कि उनके साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में 2-3 कंट्रीज क्लियरली खड़े नजर आए, हमारे साथ क्लियरली एक भी कंट्री खड़ा नजर नहीं आया। और उन्होंने, आई वाज लिसनिंग टू अर्दगान जो वहां के टर्की के, उनको किसी ने सवाल किया कि इससे यहाँ पर पर्यटन का नुकसान होगा क्योंकि इंडिया से पर्यटन काफी आता है। और उन्होंने ये कहा, विच आई हर्ड माई सेल्फ, उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल चीजों को वो इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वो हमारा ब्रदर कंट्री, हम उसके साथ खड़े। दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ तो हमें कोई ऐसा कंट्री नहीं मिला जो ये कहे कि इंडिया हमारा ब्रदर कंट्री, हम उसके साथ खड़े हुए। ये ट्रेजेडी है। सही जी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम बलूचिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो अगर आप वहां पर मॉरल सपोर्ट के साथ या मटेरियल सपोर्ट के साथ बलूचिस्तान में कोई BLA वगैरह की मदद करते हैं, तो उसके पास लिए एक ज्योग्राफिकल कॉरिडोर चाहिए। वो ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है जैसी कि पाकिस्तान की कश्मीर में है, जिसकी वजह से हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, मॉरल सपोर्ट जो है वो करते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारा जो मीडिया है वो तो कहता रहेगा कि जी बलूचिस्तान तो आजाद हो चुका है। तो और फिर एक और चीज है, तालिबान ये नहीं भूल पा रहे हैं कि जब तालिबान सत्ता में आए, सबसे ज्यादा विरोधता हमारे कंट्री में हुई थी उसकी। हमारा मीडिया ने कितना तालिबान की भंडी पीटी थी, वो तो उनको पता है, एंड दे सेड इट। तो ये सब चीज इसीलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, वो जो CPEC है वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। चाइना की पूरी निगाह अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर भी है
और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज के। जी जी संजय कुमार की एक छोटी सी 1 मिनट की टिप्पणी। खालिद साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए बलूचिस्तान के साथ भारत की कोई टेरिटोरियल कंटिग्यूटी तो नहीं है, उसके साथ कोई प्रॉक्सिमिटी तो हमारी है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग वही कर सकते हैं, एक मॉरल और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट तो कर सकते हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो मुझे लगता है कि शायद स्ट्रेटेजिकली जो तालिबानी वाली जो बात आई है और इनके रिश्ते इसमें वर्तमान पाकिस्तानी सरकार से अच्छे नहीं हैं, शायद हम लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं कि तालिबानियों के साथ थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक एंगल के तौर पर उनसे एक बेहतर रिलेशनशिप और डेवलप किया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि तालिबानियों ने भी अपना जो टोन और जो इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था उसको भी काफी डाउन किया है। जो पहले के जो हार्ड लाइनर थे, अब वो हार्ड लाइनर उतने नहीं, उनको भी समझ में आ गया कि अगर सत्ता में रहना है तो थोड़ा दूसरे तरीके से चलना पड़ेगा। तो अब वह विरोध अफगानिस्तान में भी उतना तालिबानियों का नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ चूंकि ट्रेडिशनली हमारे बहुत अच्छे संबंध हमेशा से रहे हैं, पुनः एक बार उन संबंधों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं पुराने संबंधों की दुहाई देकर, क्योंकि इस समय अमेरिका और चाइना दोनों हमारे लिए खतरनाक है। चाइना तो शुरू से ही था, लेकिन अमेरिका इस प्रकार से स्टैंड लेगा और लगातार ले रहा है, और हमारी लीडरशिप बिल्कुल मौन धारण की हुए कुछ भी नहीं बोल पा रही है। ये अपने आप में अचंभित होने वाली बात है। तो देखिए, मैं तो लगातार आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो साफ साफ एंटी इंडिया पॉलिसी है, और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसने पाकिस्तान को चुना है। फिर से उसको ऐसा लग रहा है, और बलूचिस्तान में जो तमाम संसाधन है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं है, और एक प्रकार से काउंटर करने के लिए कि चाइना को काउंटर कैसे किया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों में भारत को लगता है कि थोड़ा ज्यादा एक डेफ्ट मूव की जरूरत है, लेकिन प्रेजेंट लीडरशिप उस पोजीशन में, उस मन स्थिति में लग नहीं रही है। तो ये स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा सा हमारे प्रतिकूल है इस समय। जी बोला सर। अच्छा जी, तो ये थी गुफ्तगू सारी जो आपने सुन ली, और आपने देख लिया कि किस तरह इंडियन लोगों को भी ये समझ लग रही है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने एक जो मुल्क आसमान के ऊपर खड़ा था, पूरी दुनिया सरमायाकारी कर रही थी और हर तरफ मतलब उसकी बड़ी इज्जत थी, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो आसमान के ऊपर था उसको 4 दिन में ज़मीन के ऊपर ला के मार दिया। और एक वो मुल्क जो पाकिस्तान था, तकरीबन हमारे कोई भी इतना हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। ये बनियान मरसूद से पहले हमारी यही सूरत हाल थी, काफ़ी हमारे हालात ख़राब जा रहे थे, वैसे नहीं खारजा पॉलिसी के हवाले से। लेकिन जब हमने ये कार्रवाई की है, ऑपरेशन किया है बनियान मरसूद से, तो इसके बाद से हमारा दुनिया हमें किस निगाह से देख रही है, हमारा लेवल क्या है ये भी आपके सामने है, और इंडिया की सूरत हाल है क्या बनी है ये भी आपके सामने है। तो इसके अलावा जी इसने एक और इनका ही बंदा है इंडिया का, ये कह रहा है कि जो हमारा बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि आसम मनीर ने ये तक कह दिया है कि हम इंडिया की 13 लाख फौज से भी नहीं डरते, तो हम ये जो दहशतगर्द है इनसे क्या डरेंगे, जिसको हमने अब नाम दे दिया फितना तुल हिंदुस्तान। तो ये फितना तो हिंदुस्तान से हम कैसे डरेंगे जब हम 17 लाख इंडिया की फौज से नहीं डरते। तो छोटी मोटी ये बुज़दिलों जैसी कार्रवाई आप करते रहें, हमारे बच्चों को शहीद आप करते रहें, हम आपको इसी तरह कुत्तों की तरह मारते रहेंगे। तो इसके अलावा और जो एक बात वो ये है जी कि एक तो इन्होंने अपना सबसे अच्छा इत्तेहादी रसिया तकरीबन गंवा दिया है, वो इनसे दूर आप होता जा रहा है। तो इसके अलावा अमेरिका भी ये अब कह रहे हैं, ये इन्हीं की बातें हैं कि हमारे साथ नहीं खड़ा। और वो तालिबान के जब वो अमेरिका को वहाँ से निकाल रहे थे, तो अफगान तालिबान की हुकूमत आ रही थी, तो इनके मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी ना, वो अभी पीछे निकाल के अफगान तालिबान खुद ही इनके क्लिप देखें तो उनको पता चलेगा कि ये कितना उनके खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना है, तो अब इनको जो अफगान तालिबान है वो भी अपने बाप नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ इनका लेवल है। और मैं अफगान तालिबान से मेरी ये रिक्वेस्ट ही है कि कम से कम आप इनके जो मीडिया के वो क्लिप हैं उस वक्त के जब आप अमेरिका से लड़ रहे थे वो निकाल के देख लें, तब पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था, आपके रिफ्यूजीज को पाकिस्तान में हमने रखा था।
तो बाकी आपने अब क्या चुनना है ये भी आपने फैसला करना है। बाकी हमारी बात किस्मती है कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है ये हमेशा ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती आई है और ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसा पहले से ऐसा ही है। तो अफ़गान तालिबान जब एक बार हुकूमत में आए थे पहले तो तब कुछ हमें सुकून हुआ था थोड़ा सा, तो अभी फ़िलहाल भी वही सूरत हाल है, हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और हमें शिकवे शिकायतें भी हैं अफ़गान तालिबान से जो वहाँ की हुकूमत है। तो वो दो भाइयों के दरमियान मामला है जी, हो सकता है आगे बेहतर हो जाए, लिहाजा क्या इसके ऊपर मज़ीद बात करनी। बाकी आपने देख ही लिया कि किस तरह मोदी ने पूरी दुनिया में इंडियन लोगों को ज़लील करवाया है और ये इनके मुंह की बातें आपके सामने हैं, अब हम इसमें क्या कहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।